सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। बहुत ही डिटेल लेक्चर करेंगे, तो आप जरूर से लास्ट तक देखें इसको। देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दो टर्म आता है, एक होता है फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा होता है एनालिसिस। तो हम जानते हैं एनालिसिस का मतलब आखिर होता क्या है। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को परखना, देखना या उसके बारे में समझना को हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आप मार्केट जाते हो तो, और अगर आपको चिप्स बनानी है तो क्या होता है, एक छोटा आलू आता है, एक बड़ा आलू आता है। तो आप, अगर आपको चिप्स बनानी है तो आप बड़ा आलू लोगे, अपनी झोली में डालोगे, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, एनालिसिस किया कि मेरे को चिप्स बनाने के लिए बड़ा आलू की ज़रूरत है, तो मैं बड़ा आलू लूंगा। तो एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़रूरत है उसके अनुसार आपने उसको सेलेक्ट किया। या फिर कोई सड़ी हुई सब्जी मिलती है तो क्या करते हो, आप उसको झोली में डालते हो क्या, नहीं डालते हो, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, एनालाइज किया कि कौन सा सेफ है, कौन सा प्योर है, कि कैसा कौन सा यूज होने वाला, इसके बेसिस पे। क्लियर है यहाँ पे। देखिए, वहीं पे टर्म है। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल्स का एनालिसिस करें कि कौन सा फार्मास्यूटिकल्स या फिर दवा जो है हमारे लिए बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, तो ये किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बेसिकली हम लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देता है। पहला तो हमारे पास क्या है कि व्हाट, पहला क्या, जो हम सब्सटेंस ला रहे हैं वो क्या है। जो हम सब्सटेंस लिए हैं, रॉ मटेरियल्स लिए हैं, रॉ मटेरियल्स किसको कह रहे हैं, वैसा सब्सटेंस जो कि हमको बल्क फॉर्मिंग या फिर ड्रग बनाने में जो जो सामान यूज हो रहा है, तो जो जो सामान यूज हो रहा है उसको हम लोग रॉ मटेरियल्स कर रहे हैं। अगर आप लोग सब्जी बनाते हो, सपोज आलू का आपने सब्जी बनाया, तो उसके लिए मसाला हो गए, आलू हो गए, ये सब क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स हो गया, नमक हो गया, ये सब रॉ मटेरियल्स हो गया। इसको मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, एक फिर सब नया इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। वहीं पे अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर देता है। पहला कि व्हाट, जो आप एनालाइज कर रहे हो, किसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो, तो ये क्या है। सपोज कि कहीं पे अगर हमको मैंगो का पेड़ दिखता हो, तो आप क्या पूछोगे कि ये किसका पेड़ है। पहला तो व्हाट का आंसर आएगा कि क्या है ये, तो आप कोई बोलेगा आंसर आएगा इसका, ये आम का पेड़ है। सेकेंड आएगा हाउ मच, सेकेंड आएगा हाउ मच मतलब कितना, इसमें कितना आम होता है। पहला तो क्या है, आम है। दूसरा कितना आम होता है इसमें, ठीक है। थर्ड आता है कि, फिर हम चले जाएंगे कहाँ पे, मॉलिकुलर लेवल पे चले जाएंगे। फिर हमको पता करना होगा कि अरेंजमेंट कैसा है, उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो ये 3 क्वेश्चन का हम लोग को आंसर मिल जाएगा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक लेवल पे जाएंगे कि एटम्स जो है वो किस टाइप से, न्यूक्लियस कौन सा है। न्यूक्लियस कहने का मतलब है कौन सा उसमें रिंग बना हुआ है, क्योंकि सब तो होता है ना कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट होंगे। बेसिकली हमको फोकस कहाँ करना है, केमिकल्स पे करना है। तो उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट में एटम कौन कौन से होंगे, उसमें कौन सा रिंग होगा, इसको आंसर देने के लिए हम लोग 4 चीज़ को, क्वेश्चंस का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और बेसिकली एनालिसिस 3 प्रिंसिपल पे भी काम करता है, ठीक है। कौन कौन सा, बस इसी के आधार पे है। पहला होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कि हम लोग अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, हमको इसको आइडेंटिफाई किए कि ये आम का पेड़ है। दूसरा, हम सेपरेट करेंगे जो जो आम हमको अच्छा दिखेगा, मतलब केमिकल वैल्यू, केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसमें सही अच्छा से होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा सेपरेशन, और तीसरा क्वांटिफिकेशन। क्यू फॉर क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब क्वांटिटी बताता है कि हाँ, पहला आइडेंटिफाई किया आम का पेड़ है, दूसरा अच्छा अच्छा आम को सेपरेट किए, फिर उसके बाद क्वांटिफाई करेंगे कि उसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट कितना है, ठीक है। तो ISQ हमको पता चल गया। ये 3 प्रिंसिपल पे बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस काम करता है। क्लियर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। क्यों यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ अंत में कहाँ पहुँच रहे हैं, एक बहुत ही एटॉमिक लेवल पे पहुँच रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं लास्ट में। क्योंकि हमको क्या चाहिए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट चाहिए बेसिकली लास्ट में। तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आगे चल के हम लोग डिटेल में जानेंगे इसी लेक्चर में। फिलहाल इतना जानना है, क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटी बताता है, क्वालिटी कैसा है, हाँ या ना में। अगर कहीं भी इम्प्योरिटीज आ जाता है, कोई प्रोसेस में करते टाइम कहीं इम्प्योरिटीज आ गया, बाल गिर गया या कुछ हो गया, तो क्या होगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो क्वालिटी हम लोग कहेंगे बहुत बेकार क्वालिटी है। सेकेंड आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी, अगर जो क्वालिटी है कोई सब्सटेंस का, तो उसका कितना है। हम बोलेंगे ना कि ये जो है बहुत अच्छा है, एक बोतल लिए, ये बोले बहुत अच्छा है, फिर पूछेंगे ना कि कितना है, इसका क्वांटिटी कितना है, अच्छा तो है, ठीक है, कितना है, तो 1 लीटर 2 लीटर, इस टाइप से हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसमें करते हैं। तो ये फील्ड हम लोग को क्या बताता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सेफ्टी, प्योरिटी, क्वालिटी
किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का ये सारा चीज़ हम लोग को जानने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स का यूज करके, कौन कौन सा टेक्निक्स यूज होता है बेसिकली, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन और माइक्रोस्कोपी। ये बेसिकली हमारे पास चार है, लेकिन और बहुत सारा एनालिटिकल टेक्निक्स है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सारा एनालिटिकल टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम लोग बड़े से छोटे लेवल, मतलब कि बड़ा पेड़ से लेके उसका मोलिकुलर लेवल तक हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पेड़ का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होता, हम लोग हर चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं जो ड्रग सब्सटेंस के लिए हम लोग के लिए यूजफुल होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा डायग्राम दिया हो गया। पहला डेवलप, कोई भी सब्सटेंस को क्या करेंगे हम, डेवलपमेंट करेंगे। फिर उसको क्या करेगा, डेवलपमेंट प्रोसीजर को क्वालिफाई करेगा कि हाँ आप जो डेवलप किए हो वो इस चीज़ को मतलब अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद उसका क्या होगा, वैलिडेशन होगा कि हाँ आपका जो वैलिड सब्सटेंस है कि नहीं। काम करने के बाद और वैलिडिटी चेक होता है, मतलब उसको अप्रूवल मिलना स्टार्ट होगा तो वैलिडेट होगा। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब लागू करेंगे। कुछ ट्रायल्स टाइप का वहाँ पे कि किसी चीज़ में हम लोग डाल के देखेंगे, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट करेंगे, रैबिट पे टेस्ट करेंगे, चूहे पे टेस्ट करेंगे। इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके बाद रिव्यू करेंगे कि हाँ जो हम इम्प्लीमेंट किए, जो हम अपना ड्रग सब्सटेंस उसमें डालें, ये अच्छा से रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज मतलब जो प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग इसको बनाए हैं उसको और परफेक्ट करेगा। और परफेक्ट करेगा मतलब और स्टैंडर्ड लेवल पे जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, साइकिल गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। इसका स्कोप तो बहुत जगह है, हर एक सब्जेक्ट में इसका स्कोप है। देखिए, कैरियर जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक कुछ लेवल ऑफ एजुकेशन खोजता है। जैसे अगर आपको फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। ये सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज़ में होना चाहिए। लेकिन जो आइडियल कैंडिडेट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए, उसके पास क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डिग्री चाहिए, फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री से होना चाहिए, या उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसको अच्छे से होना चाहिए, तब वो फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट के लिए एलिजिबल होगा। क्लियर है? कुछ और स्कोप देख लेते हैं। पहला तो स्कोप हमारा ड्रग डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी ड्रग को डेवलप कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट जो है या एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, ड्रग को डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि कैरेक्टर, कोई भी सब्सटेंस का अगर हम यूज कर रहे हैं नया ड्रग बनाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा कंपाउंड लाएंगे, बहुत सारा रॉ मटेरियल लाएंगे, तो सबको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका कैरेक्टर, स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा है, और इसको कौन कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। तो किसका काम होता है, टेस्टिंग करने का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो यहाँ पे रोल हुआ कि नहीं हुआ, पहला ड्रग डेवलपमेंट। सेकंड होता है यहाँ पे, देखिए एक टर्म आता है सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक मतलब वैसा कंपाउंड जो हम लैब में बनाते हैं उसको सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है? और जो एक होता है आर्टिफिशियल, इसको आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, सिंथेटिक इज आर्टिफिशियल। ठीक है? ओके। सेकंड आता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट मतलब कि एनालिटिकल टेक्निक को यूज करके हम लोग कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। कंपेटेबिलिटी मतलब कि कितना उसके साथ कंपेटिबल है, मतलब घुलने मिलने की क्षमता कितना ज़्यादा है। अगर आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आप ज़्यादा कंपेटिबल होते हैं, वहीं पे अगर आपका किसी से क्लास में नहीं बनता है तो आप उसके साथ कंपेटिबल नहीं है। इसको कंपेटेबिलिटी से आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए क्योंकि कोई भी ड्रग को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे अगर ये कोई ड्रग है, इसको ड्रग को बनाने के लिए हमको दो चीज़ का जरूरत पड़ता है। एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स। ठीक है? एक एपीआई और दूसरा एक्सिपिएंट्स होता है। तो अगर एपीआई जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, मतलब यही एपीआई जो है यही मेन होता है किसी भी दवा में। अगर यही एपीआई रहेगा हमारा फार्मास्यूटिकल्स में तो वही डिजीज को ठीक करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट कौन होता है, एपीआई। और एक्सिपिएंट्स का क्या रोल होता है फिर, एक्सिपिएंट्स का रोल होता है कि ये एपीआई को सही सलामत उस जगह पे पहुंचा दे जहां इसकी ज़रूरत हो। ठीक है? एक्सिपिएंट्स में कौन कौन आ सकते हैं, फ्लेवरिंग आ सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए कोई कोई ड्रग सब्सटेंस एपीआई होते हैं ना, बहुत कड़वा टेस्ट के होते हैं। तो कड़वा टेस्ट को हम लोग को मास्क करने के लिए, उसको अच्छे से ढकने के लिए ताकि कड़वा ना लगे, तो क्या हम लोग स्वीटनिंग एजेंट का यूज करेंगे ताकि मीठा लगेगा जाकर। ठीक है? फिर तो पेट में चला जाएगा। उसके बाद फिर होता है कलरिंग एजेंट। बहुत सारा ड्रग देखा होगा उसमें कलर होता है, अलग अलग कलर का दवा देखा होगा आपने, तो उसमें क्या यूज होता है, कलरिंग एजेंट्स का यूज होता है ताकि पता चल सके कौन सा दवा कब लेना है। ये बेसिकली इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है। तो अगर कोई भी एपीआई और एक्सिपिएंट्स कंपेटेबिलिटी देखना है, हो सकता है कि अगर हम कोई एक्सिपिएंट्स यूज कर रहे हो वो एपीआई को खराब कर दे, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल
हो सकता है एक्सिपिएंट का यूज करें, एपीआई साथ मिला है, वहीं पे एपीआई का हमारा वैल्यू ही खराब हो जाए तो हम लोग को क्या थेरेपेटिक एक्शन देगा? देगा क्या? नहीं देगा। हम लोग को बीमारी ठीक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए कंपेटेबिलिटी स्टडी कौन करता है? एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्फ लाइफ लिखा हुआ। सेल्फ लाइफ कहने का मतलब है कि कितने दिन तक हम ड्रग को स्टोर करें ताकि वो ड्रग मेरा खराब ना हो। मतलब स्टोरेज लाइफ कितना दिन तक हो कि खराब स्टेबल रहे, हमारा ड्रग जो है बिगड़े ना। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मुलेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का ये भी एक रोल है कि क्वालिटी और रॉ मटेरियल का क्या करेगा? क्वालिटी टेस्टिंग करेगा। ठीक है, और बार बार उसको टेस्ट करेगा ताकि ह्यूमिडिटी स्टडी, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में रख के टेस्ट करेगा, तब उसको पता चलेगी कि क्वालिटी कितना अच्छा है, कैसे रखना है। क्योंकि कोई ड्रग के पीछे आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रेंस, पहला, और दूसरा रहता है कीप अवे फ्रॉम द लाइट, डायरेक्ट सनलाइट, इस टाइप से लिखा रहता है, या फिर कीप इन कूल एंड डार्क प्लेसेस, ऐसा करके कुछ मेंशन रहता है। तो ये किसका रोल है? ये कौन टेस्टिंग करता है कि इस अगर हम डार्क में नहीं रखें, लाइट में रख दिए तो दवा खराब हो जाएगा। तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का रोल है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला आता है मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। देखिए यहाँ पे मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन कहने का मतलब है कि जो एक एनालिटिकल मेथड डेवलप करना, ताकि जो हम जो किसी भी दवा को एनालाइज कर रहे हैं, किसी फार्मास्यूटिकल को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो ड्रग है वो क्या हो, अच्छे से हम लोग मेथडोलॉजी का यूज करके अच्छा से एनालिसिस कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि मेरा मेथड ही खराब हो ताकि एनालिसिस ना हो पाए, कहीं इम्प्योरिटीज रह गया हो। तो इसको कौन? एक फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट देखता है, ताकि उसमें इम्प्योरिटीज ना हो, ताकि वो अच्छे से रिजल्ट दे सके। अंदर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कहने का मतलब है, आपने एसओपी का नाम सुना होगा। एसओपी कहते हैं ना, एसओपी को फॉलो करो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत रहते रहते हम लोग क्या करेंगे? मेथड को डेवलप करेंगे, किसी नया मेथड को डेवलप करेंगे कि आप इस मेथड से ये ड्रग बनाओ तो ये ड्रग बहुत बेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन के अंतर्गत रखते हैं। फिर पांचवा आता है हमारा स्टेबिलिटी स्टडी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं अलग अलग वेरियस स्टोरेज कंडीशन में। आपने आगे जाके आप पढ़ोगे कि एक होता है बीसीएस क्लासिफिकेशन, कि मतलब इसका सॉल्युबिलिटी परमिलिटी के बेसिस पे, और एक तो होता है आईसीएच गाइडलाइन। ठीक है, आईसीएच गाइडलाइन होता है जो बताता है कि कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ये सब बेसिस पे। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन तो हमारा अलग है, हमारा इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, बाहर वाले देश जो है, और नॉर्थ साउथ जो है, वो सबका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो स्टेबिलिटी स्टडीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का ही काम है कि रेगुलेट करे, बार बार ड्रग को रेगुलेट करने का मतलब है कि उसको बार बार टेस्टिंग करके उसको अप्रूवल दे कि ये यहाँ यूज करने लायक है कि नहीं। देखिए एक यहाँ पे टर्म है यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। यूएसएफडीए का अगर आपको अप्रूवल मिलता है, सपोज मेरी कोई कंपनी इंडिया में है, अगर उसको यूएसएफडीए का अप्रूवल मिला तो यूएस में जाकर उस ड्रग को बेच सकता है। क्यों बेच सकता है? क्योंकि यूएसएफडीए का अप्रूवल मिल चुका है। और किस लिए इसलिए जरूर होता है यूएसए? क्योंकि यहाँ का दवा डायरेक्टली हम वहाँ क्यों नहीं बेच सकते हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा। क्योंकि देखिए यहाँ के लोगों का फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे गर्म सर्द बरसात तीनों सारे सीजन्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर क्या रहती है? ठंडी रहती है। तो उन लोग का अपना फिजियोलॉजी डिफरेंट, बॉडी जो है उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अडॉप्ट कर लिया होता है, हम लोग का फिजियोलॉजी इस कंडीशन में अडॉप्ट कर लिया होता है। तो दोनों उस ये दवा वहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए टेस्टिंग करेगा कौन? फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका रोल आया, और उसके बाद टेस्टिंग करके उसको अप्रूवल देगा। क्लियर है? फिर आता है अगला फार्माकोकाइनेटिक एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो मेरे को कितना mg ऑफ ड्रग, आपका तो ना कि डोलो दे दो 650 mg, पैरासीटामोल 500 mg, इस टाइप से आपने खाया होगा ड्रग। तो कितना ड्रग दें, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग चाहिए हमारे बॉडी के लिए, ताकि जो है वो अच्छे से क्या करे? एब्जॉर्ब हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके हमारे बॉडी में। एब्जॉर्प्शन कितना, ड्रग का कंसंट्रेशन, ये सब कैसे पता चलता है? डोजेज फॉर्म निकालना, ये क्योंकि स्टडी होता है इसके पूछर कि हम जो ड्रग खा रहे हैं, ठीक है, हम जो ड्रग खा रहे हैं हमारे ब्लड में कितना जा रहा है। तो एक होता है बायो अवेलेबिलिटी, इसको हम लोग कहते हैं कि देखिए कितना ड्रग, सपोज आपने 100 mg ऑफ ड्रग खाया। ठीक है, आपने 100 mg ऑफ ड्रग खाया, और अगर आपको ब्लड में 80 mg पहुंचा,
क्योंकि देखिए आप ये सपोज आपने ये ड्रग खाया, ठीक है, 100 mg का ये ड्रग है, तो कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद लीवर में जाएगा। लीवर में कुछ हद तक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ज़्यादा जो मेटाबोलाइजिंग इंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लीवर में पाए जाते हैं। तो कुछ मेटाबॉलिज्म करके क्या करेगा लीवर, फिर वहाँ से हमारा ड्रग को ब्लड में डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड में क्या करेगा, भेज देगा। तो 100 mg खाएं और 80 mg, मतलब कितना ड्रग हम लिए और कितना हमारा ब्लड में गया, तो ये क्या कहते हैं, बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। सपोज हमने 100 mg लिया और 80 mg अगर ब्लड में जाता है तो 80% बायोअवेलेबिलिटी होगा। कितना परसेंट होगा, 80% होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है। फिर लास्ट अगला आता है इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में हम लोग टेस्ट करते हैं किसी ड्रग सब्सटेंस को कि उसमें कितना इम्प्योरिटी है। अगर इम्प्योरिटी है तो उसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको भी फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का रोल है यहाँ पे। फिर अगला आता है बायो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बायो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब एक टेक्निक्स है जिसको हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल्स का एनालिसिस, मतलब वैसा ड्रग जो कि हम लोग ह्यूमन बॉडी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, जो हम ह्यूमन बॉडी में यूज करने वाले हैं उसका भी एनालिसिस। ऐसा नहीं कि जो हम ड्रग यूज करें, कोई हम सब्सटेंस अलग से यूज करें, वो हमारे बॉडी में रिएक्शन कर जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसको स्टडी करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का रोल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक टर्म आता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब होता है बेसिकली, आप अभी इतना जान लो, ये बायोटेक्नोलॉजी में आप बहुत डिटेल पढ़ोगे कि एक मैनमेड एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, एक मैनमेड एंटीबॉडीज होता है जो हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप वैक्सीन लेते हो, कोविड वैक्सीन क्या था, एक मैनमेड एंटीबॉडीज था जो कि क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे एंटीबॉडीज को फोटोकॉपी दे देगा कि देखो ये वायरस का तस्वीर है, अगर ये वायरस आता है तो इसको मार देना। तो हमारा बॉडी क्या रहेगा, उसके लिए पहले से तैयार रहेगा कि हाँ वायरस को आने दो मैं मार दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। फिर यहाँ पे देखिए एक टर्म है जीन थेरेपी और रिकम्बिनेंट प्रोटीन। रिकम्बिनेंट प्रोटीन मतलब एक वैसा प्रोटीन जो रिकम्बाइन होकर बना है, मतलब दो प्रोटीन आपस में, सपोज एक अच्छा प्रोटीन था, ये देखिए यहाँ पे एक ये हमारा अच्छा प्रोटीन था, ये खराब प्रोटीन था, तो दोनों को क्या करेंगे, खराब वाला को हटाकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा वाला प्रोटीन जोड़ देंगे, तो इसको रिकम्बाइन करके मतलब फिर से कंबाइन करेंगे नया प्रोटीन का लेवल जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होगा। एक होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में सपोज दैट कि कोई भी एक बच्चा होता है जो नवजात हुआ, ठीक है, सपोज कोई नया नवजात बच्चा शिशु पैदा हुआ, उसके अंदर कोई एक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, कोई सी पार्टिकुलर जीन में उसका खराबी है जिसके कारण उसको बीमारी हो रही है। तो क्या करते हैं, उस डिफेक्टिव जीन को हम लोग वहाँ से निकाल देते हैं। डिफेक्टिव जीन को वहाँ से निकाल कर एक नया जीन इंसर्ट करते हैं। नया जीन इंसर्ट करने से क्या होगा कि उस बच्चे का ज़िंदगी और सुधर जाएगा। नया जीन इंसर्ट करने के बाद वो जो बीमारी थी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि जीन के कारण ही तो बीमारी हो रही थी और जीन को यहाँ पर हटा दिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब अगला जो हमारा अगला उसका रोल है फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का, वो है हमारा किसमें, फोरेंसिक एनालिसिस। आप लोग कहते हैं ना फोरेंसिक जांच हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, इसका फोरेंसिक जांच आपने नाम सुना होगा। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है इन्वॉल्व है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। जो एडल्ट्रेशन या कंटामिनेशन, अगर कोई दवा में मिलावट हो रहा है, कहीं पे कोई दवा में गंदगी चल गया हो, इम्प्योरिटी या फिर इलीगल ड्रग जो है इधर से उधर क्या होता है, कोई की अगर नशा नशा जो लोग करते हैं ना, वो ज़्यादातर सिरप सिरप को क्या करते हैं, एक बार में पी जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉर्फिन कोडीन का मात्रा ज़्यादा होता है, उनको नशा आता है, थोड़ा सा उनको सीनेस डिप्रेस कर देगा, तो उनको मज़ा आने लगता है। तो इस तरह के जो इलीगल चीज़ें हैं उनको रोकने का काम भी किसका होता है, फोरेंसिक एनालिसिस में, मतलब कौन करता है, फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ पे, सबको क्लियर है। तो हमने बहुत सारा स्कोप देखा, अगर आपको और स्कोप लिखना होगा तो डिफरेंट सब्जेक्ट में आप बायोकेमिस्ट्री में जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सा बीटा डी ग्लूकोज है, ये कैसे पता चलेगा, तो एनालिसिस करके ही तो पता चलेगा। फार्माकोलॉजी मैंने देखा कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है उसका, ड्रग का कैसे होगा, कितना कंसंट्रेशन में दे, फार्मास्यूटिक्स जैसे डोजेस फॉर्म, कितना डोज देना है, 250 mg देना है, 500 mg देना है, ये सब में कहीं ना कहीं रोल होता है फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का। क्लियर है। चलिए, अब देखिए दो बहुत ही मेजर टर्म आता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन बहुत ही क्लियर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो प्राइमरी गोल जो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, ये डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी या प्रेजेंस ऑफ केमिकल स्पीसीज इन सैंपल। मतलब ये पूछता है बेसिकली क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, कि सैंपल में क्या है। अगर आपको कोई सैंपल मिलता है, सपोज हमको ये सैंपल मिला,
तो ये सैंपल में पूछेगा फार्मस क्वालिटेटिव मतलब कि सैंपल में क्या है और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सपोज कि हम किसी ग्लास में पानी ये लेते हैं, आम रस लेते हैं, ठीक है, आम रस लिए, पीला पीला आम रस है, ठीक है, अगर आम रस लेते हैं तो इसमें हम पूछेंगे ना ये क्या है, तो पहला तो मेरा मिल गया आम रस है। दूसरा पूछेगा कि इसमें क्वालि कौन कौन से कंपाउंड मिले हुए, तो पहला आम रहेगा, चीनी रहेगा, कुछ हद तक पानी रहेंगे, ये सब क्या कहेंगे हम लोग, आमरस कहते हैं, मतलब ये पूरा उसमें का कंपोनेंट हो गया। तो प्राइमरी गोल क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, आइडेंटिटी या प्रेजेंस ऑफ केमिकल एसिड, मतलब क्या है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, इसके बारे में क्वालिटेटिव एनालिसिस पता कर रहा है। वहाँ क्वांटिटेटिव की अगर बात करें, ये बताता है, पहला क्वालिटेटिव क्या बताया क्या है, क्वांटिटेटिव क्या बताएगा कितना है, ठीक है, ये बताता है कंसंट्रेशन, अमाउंट या कंसंट्रेशन बताता है, मतलब कंपाउंड या फिर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन कितना है। सपोज हमने यहाँ पे आमरस लिया तो पूछेगा इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, मैंगो का कंसंट्रेशन कितना है, चीनी आपने कितना लिया है, तो ये सब का जवाब कौन देगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सेकंड आता है हमारा मेथड्स। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस का, तो ये टेक्निक पे बेस्ड होता है, किस पे, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल स्पीसीज। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से कैरेक्टर है, कोई केमिकल है आम है तो उसका कैसा कैरेक्टर है। तो बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करके, जैसे क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम लोग, माइक्रोस्कोपी या बहुत सारा केमिकल टेस्ट का यूज करके पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन सा केमिकल है, कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, कितना कितना है। लेकिन कितना है लगाना है तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, तो ये बेसिकली मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज, जैसे ग्रेविमेट्री का यूज करता है, टाइट्रेशन का यूज करता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज करता है, ये सबको मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, आउटकम्स की अगर बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब इसके बारे में हम लोग बस बहुत ही शॉर्ट टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, इसमें अगर कहीं भी आपको कोई डिफेक्ट मिल जाता है, आपने 100 प्रोसेस किया, ठीक है, आपने 100 प्रोसेस किया किसी चीज़ को बनाने के लिए, 100 स्टेप्स किया, अगर आपका एक स्टेप्स भी गलत हो जाता है तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का आंसर आएगा क्या, नो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी कहा जाता है, या तो आपका आंसर यस होगा या तो आंसर आपका नो होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्वालिटी बिल्कुल खराब है या क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, इसके बारे में जानकारी देता है। फिर हमारा सेकंड आता है क्वांटिटेटिव की, अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल डाटा, मतलब कंसंट्रेशन बताना है ना, तो कंसंट्रेशन में क्या चाहिए हमको, न्यूमेरिकल डाटा चाहिए कि कितना कंसंट्रेशन है, परसेंटेज कितना है, या एक्यूरेसी कितना है, प्रेसिजन कितना है, इसके बारे में बताता है। प्रेसिजन मतलब कितना रिजल्ट बार बार आ रहा है। एक्यूरेसी प्रेसिजन को अगर आपको समझना हो तो एक छोटा सा एक यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए सपोज हमको 100 नंबर चाहिए, ठीक है, 100 नंबर चाहिए, और अगर हम बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार हम 90, 94, कभी 93, 93.9, 93.8 इस टाइप से ला रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मेरा प्रिसीजन हुआ। लेकिन एक्यूरेट है क्या, एक्यूरेट कब होगा, जब एकदम 100 के पास होगा, 100 के करीब जितना होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और एक ही अगर रिपीटिशन हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, सपोज ये, इससे आप समझ लो कि ये जो हमारा क्या है यहाँ पे तीर धनुष वाला, जो एक बीच में 10 पॉइंट मिलता है, इधर 9 पॉइंट मिलता है, इसके बाद 8 पॉइंट मिलता है। तो अगर एक ही जगह पे क्या कर रहा है, मेरा तीर अगर लग रहा है यहाँ पे, एक ही जगह पे मेरा तीर लग रहा है बार 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 बार, तो ये क्या हुआ, प्रिसीजन हुआ। लेकिन 10 से दूर है, 10 से दूर है, अगर 10 के करीब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है यूज किया जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। अगर आप पहले ही टेस्टिंग कर लो कि इसका क्वालिटी अच्छा है या खराब है, तो आप क्या करें, प्राइमरी स्क्रीनिंग कर रहे हो, पहले ही अगर क्वालिटी खराब हो गया तो हम फर्दर प्रोसेस में भेजेंगे क्या, हम बताएंगे कि कितना है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो क्वालिटी हम पहले ही टेस्ट कर लिए कि ये खराब है, तो हम काहे आगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो क्वालिटी के यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी इसीलिए स्क्रीनिंग कहा जाता है। इसको रिसर्च करने का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है इस पर कि इसका क्वालिटी कैसा है, बहुत ही डीप लेवल तक इसका स्टडी किया जाता है। वहीं पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इसेंशियल है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फॉर्मुलेशन किसी डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि क्या कर रहे हैं, अगर हम फॉर्मुलेशन को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो सबका चीज़ों का अलग अलग कंसंट्रेशन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज किसी को 10 mg लेना है, गलती से हम 12 mg ले लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, उसमें टॉक्सिसिटी देखने का चांस आ जाएगा, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा दवा क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए,
अब देखते हैं कुछ मेथड है एनालिसिस का। मेथड ऑफ एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, दूसरा होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अगर इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेथडोलॉजी को एनालाइज करते हैं ठीक है। और दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली नॉन इंस्ट्रूमेंटल को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस या फिर एंशियंट मेथड ऑफ एनालिसिस। पहले के लोग कैसे यूज करते थे, तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, इस टाइप से यूज करते थे लेकिन अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ एनालिटिकल टेक्निक में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है और नया नया इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे लागू हो गया, ताकि आप आसानी से टेस्टिंग कर पाओगे किसी भी सब्सटेंस को बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो मेथड ऑफ एनालिसिस में पहला इंस्ट्रूमेंटल मेथड में देखते हैं, तो पहला इलेक्ट्रो एनालिटिकल आता है जिसमें कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और वोल्टामेट्री आता है। सेकंड आता है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको कह सकते हैं, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी के अंतर्गत हम लोग टर्बिडीमेट्री पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी जिसमें जी गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC, HPTLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही डिटेल में, सबके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में दो आता है, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्री, और बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल। पहला हमारा क्या था, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या था हमारा, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में पहला है कंडक्टोमेट्री, ठीक है। पहला क्या है हमारा, कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री की अगर बात करते हैं तो ये टेक्निक है जो यूज किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब एनालिसिस करते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन का कितना है, इसके बारे में कौन सा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग कंडक्टोमेट्री में पढ़ते हैं। कि देखिए कि जितना ज़्यादा आयंस रहेगा, ये सपोज क्या है हमारे पास, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस हमने लिया, इसके अंदर बहुत सारा आयंस है। आयंस क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज जो होंगे ना इसके अंदर, उसी को हम लोग आयंस कहते हैं। तो कंडक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा, मतलब अगर हम लोग कहेंगे ना कि इसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है बहुत ज़्यादा करंट मेजर कर पा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आयंस का मूवमेंट ज़्यादा है, इसमें आयंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टोमेट्री में ठीक है। सेकंड आता है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री जो है, देखिए, और कंडक्टोमेट्री जो है, और एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, कंडक्टोमेट्री जो है डिटरमाइन करता है आयनिक स्ट्रेंथ, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना तो इसमें आयंस होगा, ये तो हम सबको पता है। और इसके साथ साथ ये एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि इसका वाटर का क्वालिटी एनालिसिस करने में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि देखिए वाटर में हम लोग TDS मेजर करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। तो अगर TDS ज़्यादा होगा तो वाटर हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, और TDS बहुत ज़्यादा कम होगा वो भी हमारे लिए सेहत के लिए क्या है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, TDS मेजर करते हैं, वाटर का एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, कंडक्टोमेट्री मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। सेकंड आता है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्रिक एनालिटिकल टेक्निक है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये हमारे क्या है, एक बीकर है, इसमें क्या लगा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक ये इलेक्ट्रोड, ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वह हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कब होगा, जब आयंस ज़्यादा होंगे। तो ये बेसिकली एक तरह से क्या बता रहा है, आयनिक कंसेंट्रेशन ही बता रहा है कि अगर आयंस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे। अगला जो टर्म आता है हमारा क्या, वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। अगर हम लोग वोल्टामेट्री की बात करें तो वोल्टामेट्री एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जो एनालाइज करता है सब्सटेंस रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे। मतलब एक पे अगर एनोड है, एक है कैथोड, ठीक है, तो एक पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो इसको एनालिसिस कौन करता है, वोल्टामेट्री एनालिसिस करता है। ये भी बेसिकली कंट्रोल वोल्टेज या पोटेंशियल हम लोग देते हैं इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दोनों के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, करंट देते हैं, अप्लाई करते हैं, कुछ सॉल्यूशन में इमर्स है, देखिए बहुत ही अच्छे से समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या है, एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है,
और इस बीकर में हमारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट लिया गया। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ करंट देंगे, ठीक है। इसके अंदर करंट देंगे तो ये अगर एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब ज़्यादा या कम होगा, जब हम लोग का आयंस का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज़्यादा होगा, अगर आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कम होगा, ठीक है। तो ये जो है ये किसको मेजर करता है, वोल्टामेट्री मेजर करता है। ऑल वोल्टामेट्री क्या मेजर करता है, वोल्टामेट्री मेजर करता है करेंट, करेंट एज अ अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। मतलब जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, जो हम वोल्ट इसको दे रहे हैं, उसमें कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये वोल्टामेट्री मेजर करता है। जबकि कंडक्टोमेट्री किस पे फोकस करता है कि एबिलिटी कितना है सॉल्यूशन का कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का कितना एबिलिटी है कि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। वहीं पे वोल्टामेट्री कितना वोल्टेज दे रहे हैं कि तो करंट निकल रहा है, जबकि कंडक्टोमेट्री कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है आयंस का, ताकि कितना ज़्यादा आयंस कंसंट्रेशन पर बेस्ड है कि कितना आयनिक कंसंट्रेशन है तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है यहाँ पे वोल्टामेट्री आप लोग को। अब आते हैं स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, ठीक है। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। पहला यूवी विजिबल, ये डिटरमाइन करता है प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और विजिबल लाइट, ठीक है। सपोज कोई कंपाउंड है जिसको हम लोग एनालिसिस करना है, ये हमारा कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या करना है, एनालिसिस करना है। इस पे हम क्या करेंगे, एक अल्ट्रा वायलेट रेज पास करेंगे। ये हम अल्ट्रा वायलेट रेज इस पे क्या किए, पास किए। तो कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करेगा, ये या तो एब्जॉर्व कर लेगा या कर देगा इमिट, ठीक है। कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करेगा, या तो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा या कर देगा इमिट कर देगा। तो कितना अल्ट्रा वायलेट रेज ये एब्जॉर्व किया, ठीक है, कितना अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्व किया, इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। अगर ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उसमें क्या है, डेंस है, पार्टिकल इंटरमोलिकुलर कम्पैक्ट है, मतलब पार्टिकल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्व कर रहा है। इमिट कब कर देगा, जब उसमें एब्जॉर्प्शन पावर घट जाएगा, पूरा तरह से सैचुरेट हो जाएगा, तब इमिट करेगा। इमिट करने का मतलब है कि बाहर जो लाइट इधर से दिए और इधर पास हो जाएगा, तो इसको हम लोग इमिशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी वही काम करता है कि अगर कोई कंपाउंड है, बहुत ही केमिकल लेवल पे चले गए हम, ठीक है। अब इंफ्रारेड हम क्या किए, यहाँ से पास किए, कोई कंपाउंड पे इंफ्रारेड पास किए, तो ये कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बोले तो हो सकता है इसमें बेंजीन हो, ठीक है, हो सकता है उसमें क्या हो, नेप्थलीन हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेप्थलीन। इस तरह से कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप को कौन बताता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। सेकेंड आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देता है कंपाउंड, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या देता है हमको, कि इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, ये कौन बताता है, एनएमआर बताता है। एनएमआर मदर न्यूक्लियस को भी बताता है कि जो बीच वाला आपका कंपाउंड है, मदर न्यूक्लियस है, वो बेंजीन है, नेप्थलीन है, कोई अदर है, इमिडाजोल है, क्या है, ये एनएमआर बताता है। क्लियर है। इसके बारे में, सबके बारे में डिटेल हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाला है। चौथा है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या करता है कि लाइट को मेथड है केमिकल एनालिसिस का, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इमिटेड फ्रॉम द फ्लेम या प्लाज्मा, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से कितना लाइट या तो इमिट हो रहा है, ठीक है, प्लाज्मा इमिट फ्रॉम अ फ्लेम दिए, इधर से फ्लेम दिए, और कितना लाइट इधर से निकल रहा है, और इसको पर्टिकुलर वेवलेंथ पे 200 लेमडा, 300 लेमडा, 120 लेमडा, इस पे हम लोग इसको मेजर करते हैं, और कौन सा एलिमेंट है सैंपल में, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। फिर नेक्स्ट आता है टर्बिडिमेट्री। टर्बिमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जो मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और कोलाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारा क्या है, पार्टिकल्स हैं। इधर से क्या किया हम, लाइट पास किए, क्या किया हम, लाइट पास किए, इधर से हम लाइट पास किए, तो इसके अंदर सॉल्यूट होने के कारण लाइट सीधा पाथ में तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं इस टाइप से स्कैटर कर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा लाइट क्योंकि बीच में सॉल्यूट आ रहा है, किसी पार्टिकल्स पे आप टॉर्च मारते हो
और बीच में कुछ रखते हो तो उसका लाइट क्या करेगा, इधर से इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कौन टर्बिडिमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, कितना स्कैटरिंग है, ये भी टीडीएस को मेजर करने में हेल्प करता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सारा यूज आता है। इसके पता चलता है अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे हमारा सब्सटेंस का तो उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जो डिटरमाइन कर सकता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इससे अगर हम क्या करेंगे, लाइट पास करवाएंगे यहाँ से लाइट पास करवाएंगे, एक प्रॉपर लाइट पास करवाने के बाद क्या करेगा, डिटेक्शन बता लेगा कि हमारा जो यहाँ पे क्या फिर चेंज करेगा, एक कलर चेंज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करेगा। उसके बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है। अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आएगा, कलर चेंज आएगा, तो क्वांटिटेटिव भी मेजर हो जाएगा, मतलब कितना क्वांटिटी है भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अगला जो टर्म आता है हमारा HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। हाई HPLC कौन सा मेथड है, सेपरेशन टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करता है क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मिक्सचर। बहुत सारा देखिए हमारा बहुत सारा कंपाउंड है, मिक्सचर है, इसमें बहुत सारा मिक्सचर है कंपाउंड का। तो इसको हम लोग क्या कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग हमको अगर करना हो तो कौन सा मेथड बेस्ट है हमारे लिए, तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ट है हमारे सेपरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन क्यों, क्योंकि इसमें एक होता है मोबाइल फेज, देखिए यहाँ पे ये है हमारा क्या, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, इसमें इसमें रुका हुआ स्टेशनरी फेज इस टाइप से बना हुआ है। और ये हमारा क्या, मोबाइल फेज। सपोज ये कोई मेरा मोबाइल फेज है, ये अगर मोबाइल फेज है तो अगर इसको हम स्टेशनरी फेज पे डालेंगे, मोबाइल फेज में हमारा क्या है, सैंपल्स है जिसको हमको सेपरेट करना है, जिसको हमको सेपरेट करना है। इस वाला मिक्सचर जो है ये वाला, इस मिक्सचर को हमको इस सैंपल में मिला दिए। सैंपल में मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इससे पास करवाएंगे। इस सैंपल में मिलाने के बाद ये जो सब्सटेंस है इसको हम यहाँ पास करवाएंगे इस पे स्टेशनरी फेज पे। तो जोन सा किसका सैंपल का एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होगा, क्या होगा, इसको चिपका लेगा। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, अगर आपको कहीं दोस्त मिल जाता है तो आप उसके साथ थोड़ा बात करने लगते हो, लेकिन वहीं पे अगर कोई और आदमी जा रहा है तो उसको वो आगे निकलते जाएगा आपके साथ। दोनों आप सेम जगह से निकले थे, लेकिन अगर आपका दोस्त मिलता है तो आप क्या करोगे, इससे बात करने के लिए आप यहाँ पे रुक जाओगे, क्योंकि आपका एफिनिटी इससे ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए। वहीं पे दूसरा जो आदमी जा रहा था उसका दोस्त थोड़ा दूर आगे चल के मिलता है तो वहां पे रुक जाएगा। तो दोनों क्या हुआ, दोनों दोस्त दो जगह सेपरेट हुए कि नहीं, दोनों आदमी आप लोग। तो यही सेपरेशन टेक्निक यहाँ भी काम करता है। स्टेशनरी फेज क्या करता है, मोबाइल फेज में कोई कंपाउंड होता है उसको रोक लेता है जिसका एफिनिटी होता है, और जिसका एफिनिटी नहीं होता है उसको बाहर निकलने देता है। क्लियर है। इस तरह से काम करता है। गैस क्रोमेटोग्राफी यूज होता है वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, क्योंकि हम लोग जो मोबाइल फेज यूज करते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, गैस यूज करते हैं, गैस या लिक्विड गैस यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट को अगर आपको सेपरेट करना है तो बहुत आसान तो है नहीं, इसीलिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करता है। जिसका एफिनिटी वोलेटाइल कंपोनेंट का ज़्यादा होगा यहाँ पे तो यहाँ पे रुक जाएगा, किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का एफिनिटी यहाँ पे होगा तो यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। फिर आता है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत सिंपल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। पतला पतला लेयर बन जाता है एब्जॉर्बेंट। सपोज यहाँ पे देखिए इस तरह से काम करता है। ये यहाँ पे क्या करेगा, अगर पास करवाएंगे तो यहाँ पे लेयर बन जाएगा अलग अलग, जिसका जहाँ एफिनिटी होगा वहाँ लेयर होगा, और उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आपने ये वाला गेम तो खेला ही होगा, ये जो हमारा बीकर होता है इस टाइप से, ठीक है। ये गेम आपने खेला होगा जिसमें तीनों कलर इस तरह से बैंड के फॉर्म में रहता है, इस तरह से बैंड के फॉर्म में रहता है, और बोला जाता है कि इसको इसमें ग्लास में क्या करना, डालो और एक कलर को मिलाओ। बेसिकली यही चीज़ है। यहीं पे इस तरह से जो बैंड बनता है इसी को क्या करेंगे हम लोग, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर बन गया, अब इसको हम लोग सेपरेट करके इस ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कलर वाला हम लोग अलग अलग सेपरेट करके आसानी से हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि हम लोग आने वाले अगले लेक्चर में देखेंगे। होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो विजिट करें www.brightmedico.com, और हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपडेट और हर एक क्वेश्चन क्वेरी का आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, और जो भी नया नया वैकेंसीज निकलते हैं या पोस्ट निकलते हैं वहाँ सबको जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन कर लें, और तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।